हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी एवेन्यू क्लासेस। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट सेशन में जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया हूं और उसका विस्तार से एनालिसिस भी किया जाएगा। तो अगर 35 क्वेश्चन में से आपके 25 भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करके फिर अपने क्लास पे चलूँगा कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपके कुल कितने प्रश्न इस सेशन में सही हुए। लास्ट में कमेंट्स में मेंशन कर दें। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम का पूरा नाम क्या है? तो इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम। दूसरा ऑप्शन है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम और चौथा ऑप्शन है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। तो अगर बात करें इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पूरे नाम की तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम। अगर इकाने के अर्थ की बात करें तो भगवान विष्णु, इकाना का अर्थ जो होता है भगवान विष्णु होता है। और अगर बात करें कि श्री लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम जो है वह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद जो है वह तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है। और अगर बात करें कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है यह मोटेरा जो गुजरात में आता है, गुजरात में यहाँ पे स्थित है। और अगर बात करें कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, तो इससे आप भली भांति परिचित होंगे कि पहले जो इसका नाम था वो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम था पहले। अब यह दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का फुल फॉर्म हो गया कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क संगठन में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो अगर सार्क में सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं उसकी बात करें तो पहला है अफ़गानिस्तान, ठीक, दूसरा है मालदीव, तीसरा है बांग्लादेश, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ आप लोग समझ लीजिएगा, चौथा है भूटान, पांचवा है श्रीलंका, छठा है पाकिस्तान और सातवां है भारत और आठवां है नेपाल। इन सभी प्रश्नों के साथ साथ मैं उसका एनालिसिस इतना अधिक पोस्टमार्टम कर दूंगा कि दोस्तों एक प्रश्न में आपको लगभग 6 से 7 क्वेश्चन नज़र आने लगेंगे। इसमें इस प्रकार एनालिसिस मैं कर दूंगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट ही नहीं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन भी है। ठीक है, 8 सदस्य इसमें हो गए सार्क में। अगर सार्क के स्थापना की बात करें तो सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। अगर बात आए कि कहाँ हुआ था तो यह ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, काठमांडू नेपाल में है मुख्यालय। सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी सार्क के बारे में, जितने सभी इसके फैक्ट थे। जैसे सार्क के 8 सदस्य और 8 सदस्य में पहला अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, नेपाल। और इसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी और मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया था? अब राउरकेला स्टील प्लांट की बात करें तो ए ऑप्शन है अमेरिका के सहयोग से, बी ऑप्शन है नीदरलैंड के सहयोग से, सी ऑप्शन है रूस के सहयोग से और डी ऑप्शन है जर्मनी के सहयोग से। तो इसका मैं एक आपको ट्रिक देता हूँ कि बीरू, ये देखिए, बीरू, भीरू, राज, दुबे। बीरू का मतलब बोकारो हो गया और बोकारो
किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? तो रूस के सहयोग से। ठीक। और भीरू, भी से भिलाई हो गया, भिलाई किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? तो रूस के सहयोग से। और रा से राउरकेला हो गया, राउरकेला जो किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। और दुबे, दू से दुर्गापुर हो गया, पश्चिम बंगाल का। दुबे ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था इसकी स्थापना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और कब कब हुआ था इसकी मैं बता दे रहा हूँ, सन भी बता दे रहा हूँ कि बोकारो की स्थापना जो रूस के सहयोग से हुई थी वो 1964 में हुआ था। और भिलाई की स्थापना जो छत्तीसगढ़ में हुई थी रूस के सहयोग से वो 1955 में हुई थी। और राउरकेला जो संयंत्र स्थापित हुआ था स्टील प्लांट का वह 1959 में हुआ था। और दुर्गापुर का जो स्टील प्लांट था वह स्थापित हुआ था 1959 ईस्वी में, ये भी स्थापित हुआ था। ठीक है, आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। और इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा आप लोग, बीरू भीरू राज दुबे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण की बात हो रही है। तो ए ऑप्शन है सयाजीराव गायकवाड़, बी ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और डी ऑप्शन है अहिल्याबाई होलकर। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के जो कराने वाली थी वो अहिल्याबाई होलकर थी, जो मध्य प्रदेश संबंधित थी। और सयाजीराव गायकवाड़ की अगर बात करें तो ये बड़ौदा रियासत के महाराजा थे और भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे। ठीक है, सयाजीराव गायकवाड़ जो भारतीय पुस्तकालय आंदोलन के जनक थे और बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक। ठीक। और इन्होंने बी आर अम्बेडकर जी को जो विदेश में पढ़ने हेतु जो छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी, सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा ही छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा छात्रवृत्ति बी आर अम्बेडकर जी को, ठीक है, प्राप्त हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है? बात आती है पाकिस्तान के संसद के, तो ए ऑप्शन है दीवाना निगारा, बी ऑप्शन है मजलिस ए शोरा, सी ऑप्शन है शोरा और डी ऑप्शन है मजलिस। तो दीवाना निगारा जो है वह मलेशिया की संसद का नाम है। मलेशिया की संसद का नाम है। और मजलिस ए शोरा की बात करें तो मजलिस ए शोरा जो है वो पाकिस्तान के संसद का नाम है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और सी ऑप्शन जो है शोरा जो है वो अफगानिस्तान की संसद का नाम है। और मजलिस जो है यह मजलिस ईरान की संसद का नाम है। देखिए एक प्रश्न से कितने आपके प्रश्न तैयार हो गए। दीवाना निगारा मलेशिया की संसद, शोरा अफगानिस्तान की संसद, मजलिस ईरान की संसद, 5 प्रश्न आपके ऐसे ही तैयार हो गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। छठा प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? अंतर्देशीय खारे पानी की झील की अगर बात करें तो ऑप्शन ए है सांभर झील, बी ऑप्शन है चिल्का झील, सी ऑप्शन है वूलर झील और डी ऑप्शन है पुलिकट झील। इसमें सभी झीलों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। भारत की सबसे बड़ी जो अंतर्देशीय खारे पानी की झील है वह सांभर झील है। यह कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में यह स्थित है। और अगर चिल्का झील की बात करें तो यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, न कि अंतर्देशीय। अगर अंतर्देशीय की बात आए तो सांभर झील हो जाएगी, और लेकिन सिर्फ सबसे बड़े खारे पानी की झील की बात आए तो चिल्का झील हो जाएगी, खारे पानी की। और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न है कि किकली किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये ऑप्शन है मेघालय, बी ऑप्शन है त्रिपुरा, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो किकली जो है वह पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। अब पंजाब के अन्य लोक नृत्य की अगर बात करें तो भांगड़ा हो गया और गिद्धा हो गया। गिद्धा नृत्य जो है वो भी पंजाब में ही किया जाता है। और गतका, ये गतका नृत्य जो हो गया ये सभी पंजाब के लोक नृत्य हो गए। ठीक है, किकली, भांगड़ा, गिद्धा, गतका। ठीक, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कामेत पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर कामेत पर्वत की बात करें तो यह
उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और अगर बात करें कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूर्णतः भारत में स्थित है वह कंचनजंगा है, सिक्किम राज्य में स्थित है। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ये कंचनजंगा जो है, यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न देखने से पहले, और K2 जो है वो LAC में आ जाता है, इसको भी देख लीजिएगा। सभी लोग कहते हैं कि K2, तो K2 का ख्याल इसलिए अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। K2 जो है वो LAC लाइन पे आ जाता है और वो पाकिस्तान उस पर अपना दावा करता है, इसलिए K2 को पूर्णतः भारत में स्थित जो पर्वत है माला सबसे ऊंची नहीं माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। अगर खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो यह जो है नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में। ठीक, और कोयला आधारित यह बिजली संयंत्र है। जो खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट है यह पूर्णतः कोयला आधारित। ठीक, ये जरूर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि रामास्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है केरल। अगर रामास्वामी मंदिर की बात करें तो यह केरल राज्य में स्थित है। यह भगवान राम को समर्पित है। रामास्वामी मंदिर भगवान राम को समर्पित है पूर्णतः। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि डाबोलिम हवाई अड्डा निम्न में से किस राज्य में है। तो डाबोलिम हवाई अड्डा, ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है सिक्किम और डी ऑप्शन है उड़ीसा। अगर डाबोलिम हवाई अड्डे की बात करें तो यह जो है ये इसमें निम्न में से किसी में स्थित नहीं है। यह जो है गोवा में स्थित है। इसको गोवा हवाई अड्डा भी कहा जाता है, गोवा हवाई अड्डा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि कंज्यूमर्स इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल जो है, अगर इसके स्थापना की बात पहले कर लेते हैं तो 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और यह दुनिया भर के उपभोक्ता समूहों के लिए सदस्यता संगठन है, और जो इसका मुख्यालय जो है वह लंदन में स्थित है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि उड़ीसा का खूबसूरत नगर राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये ऑप्शन है स्वर्ण रेखा नदी, बी ऑप्शन है ब्राह्मणी नदी, सी ऑप्शन है बैतरणी नदी और डी ऑप्शन है महानदी। तो राउरकेला जो है वह ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है, जो उड़ीसा का खूबसूरत नगर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय परिपथ एक मोटर रेसिंग परिपथ है, यह कहाँ स्थित है। इसको बताना है। ए ऑप्शन है भोपाल में, बी ऑप्शन है श्रावस्ती में, सी ऑप्शन है नोएडा में और डी ऑप्शन है पटना में। तो बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय परिपथ जो है वो एक मोटर रेसिंग परिपथ है और यह नोएडा में स्थित है। ठीक है, और अगर बात करें श्रावस्ती की तो यह जो है श्रावस्ती बौद्ध और जैन का पवित्र तीर्थ है। यहाँ दोनों धर्मों के लोग अपना तीर्थ मनाने जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है कि एक्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ए ऑप्शन है 1985, बी ऑप्शन है 2000, सी ऑप्शन है 1992 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1982 ईस्वी। तो एक्जिम बैंक की स्थापना के वर्ष की बात करें तो 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, आयात निर्यात बैंक के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत सरकार की पूर्व स्वामित्व वाली बैंक है एक्जिम बैंक। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था। तो ये ऑप्शन है प्रथमा बैंक, बी ऑप्शन है यूनियन बैंक, सी ऑप्शन है काशी गोमती ग्रामीण बैंक और डी ऑप्शन है इंपीरियल बैंक। तो भारत का जो पहला ग्रामीण बैंक था तो वह प्रथमा बैंक था, और प्रथमा बैंक जो था इसकी स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो मुरादाबाद में सर्वप्रथम इसकी स्थापना हुई थी, जो 1975 में बना हुआ था। और अगर बात करें इंपीरियल बैंक की
तो इंपीरियल बैंक जो था वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही पुराना नाम है, इंपीरियल बैंक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करें तो ए ऑप्शन है 10 दिसंबर, बी ऑप्शन है 14 दिसंबर, सी ऑप्शन है 1 दिसंबर और डी ऑप्शन है 2 दिसंबर। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन आपके इस प्रश्न में बन गए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो अगर बात करें भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड की स्थापना की कि कहाँ स्थित है, तो यह नई दिल्ली राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन है शेरों के लिए, बी ऑप्शन है एक सींग वाले गैंडे के लिए और सी ऑप्शन है हाथियों के लिए और डी ऑप्शन है बारहसिंघा के लिए। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई हाथियों के समूह के लिए प्रसिद्ध है। और अगर बात करें यह कहाँ स्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो यह नागपुर पठारी क्षेत्र में स्थित है, जो झारखंड में पड़ता है, झारखंड राज्य में पड़ता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और अगर एक सींग वाले गैंडे की बात करें तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है। तो ए ऑप्शन है सरस्वती नदी पर, बी ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, सी ऑप्शन है साबरमती नदी पर और डी ऑप्शन है तापी नदी पर। तो रानी की वाव जो है वह सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह 100 रुपये के नोट पर जो चित्र अंकित है वो रानी की वाव की ही अंकित है और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, रानी की वाव। और सरस्वती नदी यह कहाँ है, गुजरात के पाटन शहर में स्थित है रानी की वाव, जो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डे को और किस नाम से जाना जाता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और रांची हवाई अड्डा। अगर बात करें कि बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की, तो यह रांची हवाई अड्डा नाम से भी जाना जाता है। और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो यह पटना में स्थित है। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह अमौसी हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, जो लखनऊ का हवाई अड्डा है। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न है कि तेल व बीज उत्पादन से जुड़ी कृषि क्रांति को क्या कहते हैं। तो ये ऑप्शन है तिलहन क्रांति, बी ऑप्शन है पीली क्रांति, सी ऑप्शन है दलहन क्रांति और डी ऑप्शन है तेल क्रांति। तो तेल व बीज से उत्पादन से जुड़ी कृषि क्रांति को पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। और पीली क्रांति किस समय आई थी, तो 1986 से 1987 ईस्वी में पीली क्रांति लागू हुई थी, जो सरसों के तेल, जो खाद्य तेल थे उनसे संबंधित थी, जैसे सरसों और तिल के उत्पादन से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर को भारत के पेरिस के नाम से जाना जाता है। भारत के पेरिस के नाम से, तो ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है श्रीनगर
और डी ऑप्शन है बेंगलुरु। तो भारत के पेरिस के शहर से जयपुर नामक शहर को जाना जाता है भारत के पेरिस के नाम से। कानपुर को पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। और अगर बात करें तो बेंगलुरु को, तो इसको भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। तो मर्डेका कप जो है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है हरियाणा। तो चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ए ऑप्शन है गगन नारंग, बी ऑप्शन है राहुल द्रविड़, सी ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर और डी ऑप्शन है मीराबाई चानू। तो भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बने सचिन तेंदुलकर जी, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न हमारा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है। तो ए ऑप्शन है आशापूर्णा देवी, बी ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सी ऑप्शन है कृष्णा सोबती और डी ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो महिला हैं वो आशापूर्णा देवी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि स्विफ्ट का पूर्ण रूप है। अब स्विफ्ट का हमें पूर्ण रूप बताना है। तो स्विफ्ट का जो पूर्ण रूप इसको देखते हैं। तो ए ऑप्शन है इसका कि सिक्योरिटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशंस, बी ऑप्शन है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशंस, सी ऑप्शन है कि सिक्योरिटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंस टेली कम्युनिकेशंस और डी ऑप्शन है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटरचेंज फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। तो स्विफ्ट का जो पूर्ण रूप है वो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशंस। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, तो इसको वाडा के नाम से भी जाना जाता है और इसका कार्य जो है वो खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए वाडा की स्थापना की गई है। ठीक है, अगर इसके तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है वह 1999 रूप में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न है कि खो खो खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 4। तो खो खो खेल में कुल 9 खिलाड़ी होते हैं जो मैदान में खेल रहे होते हैं। अगर बात करें तो 7 खिलाड़ी किस में रहते हैं, वो वाटर पोलो में होते हैं 7 खिलाड़ी। और 6 खिलाड़ी की अगर बात करें तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। और 4 खिलाड़ी किस में होते हैं, तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। और अगर बात करें तो बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। अब करंट अफेयर से संबंधित हमारा प्रश्न है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है तो सभी सब्जेक्ट को मिला के प्रैक्टिस सेट को मैंने बनाया हुआ है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये ऑप्शन है पिनाकी चंद्र घोष, ये पूर्व में लोकपाल रह चुके हैं, पहले लोकपाल जो नियुक्त हुए थे पिनाकी चंद्र घोष। और बी ऑप्शन है ऋतुराज अवस्थी, सी ऑप्शन है अजय माणिक राव और डी ऑप्शन है लिंगप्पा नारायण स्वामी। तो लोकपाल जो हाल ही में देश के नियुक्त हुए हैं वह अजय माणिक राव जी हैं। अजय माणिक राव जी लोकपाल पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति हैं वर्तमान में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जारी विश्व
विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये ऑप्शन है 124वां, बी ऑप्शन है 162वां, सी ऑप्शन है 125वां और डी ऑप्शन है 126वां। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को 126वां स्थान मिला हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं? तो ए ऑप्शन है परसोत्तम रूपाला, बी ऑप्शन है सैम पित्रोदा, सी ऑप्शन है गोटाबाया राजपक्षे और डी ऑप्शन है जयनाथ पति। तो 33 नंबर का जो सही आंसर है वो सैम पित्रोदा जो है वो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगी बर्फी और ढलुआ मूर्ति का शिल्प का संबंध किससे है? तो ए ऑप्शन है इंदौर, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है वाराणसी। तो तिरंगी बर्फी और ढलुआ मूर्ति का जो संबंध है वह वाराणसी के शिल्प से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अपना लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है इस प्रैक्टिस सेट का कि हाल ही में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है कर्नाटक। तो आप लोग वीडियो को अगर पूरा देखे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इस प्रैक्टिस सेट में आपके 35 में से कितने प्रश्न सही हुए इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।